प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में ही काम कर रहे हैं। अब आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। ये जैसे एक तरह से मैंने 3 क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, पूरी कहानी नहीं लिखूंगा। कहानी इन द सेंस कि ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट बाहर है, लाइक दैट, ऐसा। अब आपको वहां पे चीजों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, जहां जरूरत होगी वहां लिख दूंगा, राइट। लेकिन थ्योरी बनाना अब आपका काम रहेगा। ज्यादातर मैं थ्योरी कम करता जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा। सो द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट यूजिंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन अलोंग सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड, वेयर सी इज अ सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 3। मतलब सी आपको एक सर्कल दिया है जिसका जो रेडियस है वो 3 है। कितना है? सबसे पहले तो सी बनाएंगे हम। सबसे पहला काम फिगर बनाने का ही करना। दिस इज योर सी एंड दैट पॉइंट इज 3, 0 minus 3, 0 and 0, minus 3 and 0, 3, right? Yeah, that's all, right? ये हो रहा है, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस। ये अब आपका सामने सी है। अब हम पहले वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो पहले वाले के लिए ये हमने सी बनाया था। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या लुक एट दिस, वी हैव राइट हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। हम इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से तोड़ के लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 1 जेड माइनस 2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का बीच में साइन लगा देंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाना चाहिए तो ये +1, ये -2 इधर जाना चाहिए, नो, तो ये इधर जाना चाहिए, ठीक है ना। सो यू कैन राइट दिस साइन पाई जेड स्क्वायर एंड प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। इसको अपन बाहर लिख देते हैं और अंदर लिख देते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 1, सॉरी जेड माइनस 2 एंड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो आई थिंक जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यूज आएंगी, इधर जाके z माइनस 1, इधर जाके माइनस जेड प्लस 2 हो जाएगा और z से z कैंसिल, +2 माइनस 1 इज इक्वल टू +1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में, ये 2 भागों में टूट गया। सो देयरफॉर वी कैन राइट इंटीग्रेशन अलोंग c एंड साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस cos phi z square upon z minus 1 z minus 2 dz is equals to, you can write this integration along c, sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 2 dz minus integration along c sin pi z square plus cos pi z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 एंड dz। मतलब आपने इस इंटीग्रल को तोड़ के 2 पार्ट्स में कर दिया, 2 इंटीग्रल बना दिए। तो ये अपने आप में एक इंटीग्रल है, ये अपने आप में एक इंटीग्रल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पहला वाला पार्ट है उसमें फंक्शन जो है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो आप कहोगे कि सर ये z इज इक्वल टू 2 पर एनालिटिक नहीं है, और जो दूसरा वाला है वो z इज इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है। तो पहले वाले के लिए, है ना, अब पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पे, चाहो तो कहो तो लिख देता हूं, क्या, द फर्स्ट इंटीग्रल in the first integral
the function is not analytic at z is equals to 2, and in second integral the function is not analytic at z is equals to 1, and both points कौन z is equals to 1 and z is equals to 2 lies inside C mod z is equals to 3। भैया क्योंकि जो त्रिज्या है सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो 3 है, राइट? तो आपके ये दोनों ही पॉइंट इस C के अंदर ही हैं। z is equals to 1 यहां कहीं पर होगा, z is equals to 1 और z is equals to 2 यहां कहीं पर होगा। देखो, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वीडियो लेक्चर देखते समय यही पल्ले नहीं पड़ रहा है कि z is equals to 1 और z is equals to 2 यहाँ पर कैसे आ गया, तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी 11th-12th में जाकर, क्योंकि यहाँ पर बीटेक या बीएससी करते समय या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट पढ़ते समय मैं आपको 2D में नहीं लेके जा सकता। तो आपको 2D भी पढ़ना पड़ेगा और सम्मिश्र प्लेन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और क्यों, इसका जवाब भी आपको थोड़ा सा पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो आप छोड़ के आए हो अगर यहां पर उसकी सारी प्रतिपूर्ति हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए प्लीज अगर रियली मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बैकग्राउंड में या फिर वापस नीचे की ओर गोता लगाना पड़ सकता है, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? तो भाई ये दोनों ही पॉइंट्स कहां पर हैं? सी के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसी स्थिति में आपका पहले वाले जो सो देयरफॉर बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला पहले वाले की जो वैल्यू होगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, है ना? लिख कर लेते हैं, अच्छा पूरा। बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन अलोंग C sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 dz is equals to, देखो पहले वाले में z is equals to 2 पर एनालिटिक नहीं था, ठीक है ना? तो उस पॉइंट को हटा दो तो आपका आंसर आएगा पहले वाले के लिए 2 पाई i इंटू साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालो किस पॉइंट पर? z इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर। मतलब जिस पॉइंट पर पहला वाला जो इंटीग्रल है वो एनालिटिक नहीं था, उसी पॉइंट पर z माइनस 2 फैक्टर को हटाते हुए बाकी बचा हुआ जो फंक्शन है उस पर वैल्यू निकालो। प्लस सॉरी माइनस है बीच में, तो माइनस 2 पाई i उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना? मतलब जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था, दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में किस पर एनालिटिक नहीं था? तो दूसरे वाले में साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 पे निकलेगा। दूसरा वाला जो इंटीग्रल था वो z इज इक्वल टू मतलब फंक्शन जो था सेकंड इंटीग्रल में वो z इज इक्वल टू 1 पे एनालिटिक नहीं था, राइट? तो 2 पाई i तो दोनों के लिए ही आएगा। तो यहां पर भाई 2 पाई i को चाहो तो कॉमन निकाल लो। सो या द आंसर इज साइन, यहां पे 2 रखोगे तो ये 4z, दैट इज साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई, ठीक है? z की जगह 2 लिख दिया और दैट्स माइनस साइन 1 लिखो आप, साइन पाई एंड माइनस कॉस पाई। तो जहां तक मुझे याद है और आपको भी पता होगा कि साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस 4 पाई की वैल्यू माइनस 1 की पावर 4 एंड माइनस कॉस पाई की वैल्यू हो जाती है माइनस 1 की पावर 1
सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तो प्लस ही है, मतलब 2 हो जाएगा। तो द आंसर इज 4 पाई आई, दैट्स आंसर। ठीक है, कहीं पर अगर गलती हो तो जो भी रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हैं उस रेफरेंस बुक को लेके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है कि ये सही है ना। और बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई गलती पकड़ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसमें क्या है भाई। अभी मेरे सामने कोई कंटेंट या बुक तो है नहीं, मैंने बस क्वेश्चन निकाल लिए थे और आपको टॉपिक समझ के समझा रहा हूँ। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन अपने स्तर पर उसको सही कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेन होता है टॉपिक को समझना। कैलकुलेशन मिस्टेक ह्यूमन एरर है, हो सकती है भाई। मैं कोई कहते हैं बहुत बड़ा मतलब वो तो हूँ नहीं गणितज्ञ, या फिर बहुत ही शार्प माइंड नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ आपकी तरह, गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके चीज़ें सही सही आपके पास में पहुँच जाए। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा मजेदार वाला पार्ट है। क्या पार्ट है भैया? तो आपके सामने ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूं। आपके पास में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अलोंग सी cos pi z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 अराउंड अ रेक्टेंगल विद वर्टाइसेस 2 प्लस माइनस आयोटा आई माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, सॉरी प्लस माइनस आयोटा होगा ये 2, हाँ ये आयोटा है ये, ठीक है दोनों में आयोटा है। सो 2 प्लस माइनस आयोटा और माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब 4 पॉइंट्स हैं और उन चारों को मिलाकर एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके अलोंग आपको इंटीग्रेशन करना है। सो cos पाई z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दम नहीं है ना, बस चीज़ों को समझना रहता है सेकेंड वाला। तो दैट्स योर कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो आपके पास में 4 पॉइंट्स हैं, एक है 2 प्लस माइनस आयोटा और माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा। तो इससे जो रेक्टेंगल बनेगा, जैसे 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। सो 2 प्लस आयोटा देखो यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर, दिस इज द 2 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा उसके नीचे जस्ट ये 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस 2 प्लस आयोटा कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर कहीं पर होगा, माइनस 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर होगा आपका माइनस 2 माइनस आयोटा, मैंने कॉमा गलत लग गया, अब आप इनको मिला दीजिए। सो दैट्स योर रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के चारों ओर आपको मतलब इस चार, दैट्स योर सी। तो इस सी पर आपको इंटीग्रेट करना है एंड द कर्व इज, जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन सी cos phi z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1, यही है ना, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, z स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट्स योर सी डी जेड। आप इसको लिख सकते हो along c cos phi z अपॉन z माइनस 1 एंड z प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। और आप इस z माइनस 1 z प्लस 1 को भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आप तोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, 2 पार्ट में, cos pi z अपॉन, जैसे अलग से मैं अगर तोड़ूं तो ये कुछ ऐसा टूटेगा, इट्स 1 अपॉन z माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, z से z कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए ये 2 और ये dz। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी वापस। तो मतलब हमने इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। कैसा? इंटीग्रेशन अलोंग c cos pi z अपॉन 1 अपॉन 2 को आप चाहो तो दोनों में ले लो या फिर बाहर रख दो, दोनों में ले लेते हैं। तो ये 1 अपॉन 2 z माइनस 1 एंड डी जेड एंड माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन अलोंग c cos pi z अपॉन z प्लस 1। सो अगर आप ध्यान दें कि मैं अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना भी है। अगर आप फर्स्ट इंटीग्रल पे ध्यान दें तो पहला वाला जो इंटीग्रल है
वो z इज इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है, पहला वाला। और जो दूसरा वाला है वो z इज इक्वल टू -1 पर एनालिटिक नहीं है। अब दोनों जो दो इंटीग्रल बन गए थे, दोनों ही इंटीग्रल में किस किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है ये तो पता चल गया। अब इनकी लोकेशन देखो c के रिस्पेक्ट में, तो z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 यहां कहीं पर होगा बच्चों, ये है z इज इक्वल टू 1, और z इज इक्वल टू -1 यहां पर है। मतलब दोनों ही पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर हैं, c के अंदर है, ठीक है ना। मतलब पहला वाला इंटीग्रल z इज इक्वल, पहला वाला जो फंक्शन है, पहले इंटीग्रल में जो फंक्शन है वो z इज इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है, दूसरे वाले में जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू -1 पर, एंड बोथ द पॉइंट z इज इक्वल टू +1 एंड z इज इक्वल टू -1 completely lies inside the rectangle C. So therefore by Cauchy's integral formula पहले वाले इंटीग्रल की वैल्यू होगी 1/2 एज इट इज रहने दो, 2 पाई i इंटू z इज इक्वल टू 1 पर किसकी वैल्यू, cos पाई z की वैल्यू z इज इक्वल टू 1 पर, माइनस 1/2 2 पाई i इंटू cos पाई z की वैल्यू किस पॉइंट पर, z इज इक्वल टू -1 पॉइंट पर, क्योंकि पहला वाला जो है वो z इज इक्वल टू 1 पे एनालिटिक नहीं था, इसलिए z-1 फैक्टर को हटाने के बाद जो फंक्शन बचेगा उसकी वैल्यू निकालनी है z इज इक्वल टू 1 पे। दूसरा वाला z इज इक्वल टू -1 पे एनालिटिक नहीं था, इसलिए cos पाई z की वैल्यू निकालनी है z इज इक्वल टू -1 पे। सॉल्व कर दो, दिस इज इक्वल टू 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ओनली पाई i और ये cos पाई ओनली, cos पाई माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज ओनली पाई i और cos माइनस पाई, cos माइनस पाई, तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, और इसकी जो वैल्यू है पाई i चाहो तो कॉमन ले लो और cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये भी -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगी ये वैल्यू, एंड दिस इज -2 पाई i, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है ना। तो कहीं से कहीं तक जीरो वैल्यू नहीं आ रही, -2 पाई आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जहां पर मैंने बोला है लैंग्वेज वहां पर आपको लिखना है, बिना लिखे मत काम करिएगा, पेपर में आपको लिखना होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत के 2 से 3 क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चंस में पूरी लैंग्वेज भी लिखी, वही लैंग्वेज जो यहाँ पे लिखी हुई है ऐसी ही आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। अब इसी में ही एक और तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तीसरे क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ के जाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, राइट। इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर जो मैं आपको नोट्स दूंगा उस नोट्स में इसका आंसर मैं लिख दूंगा, तो आप वहां से इसको टैली कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक। इसमें भी z² प्लस 1 लिखा हुआ है, तो z² प्लस 1 जो है जब टूटेगा बच्चों, यहाँ पे हिंट करके चला जाता हूं मैं, ये z² प्लस 1 जब टूटेगा यहाँ पर, तो वो टूटेगा z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। तो z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा देख लीजिएगा, z इज इक्वल्स टू आयोटा और z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, क्या z इज मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 के अंदर है कि बाहर है। तो अगर आप देखें तो z इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा यहाँ पर होगा, अगर इस सर्कल को देखें, और z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा यहाँ पर होगा, मतलब दोनों ही जो पॉइंट्स है ना वो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 के अंदर ही होंगे। तो मतलब जब ये टूट जाएगा 2 पार्ट्स में तो आपको दोनों को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आसान रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले 2 पार्ट में तोड़ दीजिएगा, एंड दैट्स इजी, बहुत ज़्यादा दम नहीं है उसमें भी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, आई थॉट कि मुझे नहीं लगता है कि इन तीनों ही क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको अगर देखा जाए तो ये z इज इक्वल टू 1 है सर्कल, और ये है z इज माइनस π/6, मतलब एक तरह से देख, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें जो हमने कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले को डिराइव करा था बाद में रिजल्ट्स, उसका यूज होना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है,
तो ये भी काम के क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी को फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो सर्कल तो मॉड z इज इक्वल टू 1 है, तो वो सर्कल में अगर यहाँ पर बना दूं ऐसे, ये बन गया मॉड z इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट है 1 0, ये है -1 0, और यहाँ पे जो फंक्शन है साइन स्क्वायर z अपॉन z -π/6 की पावर 3 is not analytic at z is equals to π/6। पावर को मत ध्यान दीजिए, अभी तो केवल इस अंदर को ध्यान दीजिए कि z is equals to 6 पे एनालिटिक नहीं है ये पूरा फंक्शन। अब z π/6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 6 का भाग दोगे तो 1 से छोटा ही आएगा, और आपकी इसकी जो रेडियस है वो है 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 में अगर 6 का भाग दोगे तो इट्स अराउंड 6 का भाग दोगे 3 में तो ये 0.75 के आसपास आना चाहिए, 0.78 के आसपास, तो 0.78 यहाँ कहीं पर होगा। तो मतलब z इज इक्वल टू π/6, तो इस z इज इक्वल मॉड z इज इक्वल टू 1 c के अंदर है, तो इसमें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। लेकिन अब बस आपको ध्यान रखना है कि c के अंदर आ गया तो कैसे लगेगा कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, ध्यान दीजिएगा मैं बता देता हूं। वो ऐसे लगेगा, देखो, इंटीग्रेशन अलोंग c साइन स्क्वायर z अपॉन z -π/6। देखो पूरा काम तो वैसे ही करना है, बस यहां से चेंज हो जाना है ना, की पावर 3 dz, ये यहाँ पे बाय कॉशीज, वो बीच की कहानी तो तुम्हें लिखना है क्या नहीं है पॉइंट अंदर, ठीक। कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, दिस इज इक्वल्स टू, लुक एट दिस, 2πi, कितनी पावर है ये, 3 पावर है ना, तो डिवाइड में आएगा फैक्टोरियल 2, एक कम, और यहां पर डिफरेंशिएट करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। पावर कितनी थी, 3, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार, d2/dz स्क्वायर, किसको, साइन स्क्वायर z को, जो नीचे वाला फैक्टर है उसको छोड़ के जो बचा उसको डिफरेंशिएट करना है, और किस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, z इज इक्वल टू π/6 पे निकालना है। बहुत ही सिंपल है, यही फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था वो, इंटीग्रेशन अलोंग c fz अपॉन z माइनस a की पावर 3 dz इज इक्वल टू 2πi अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a। सो ये पूरा फैक्टर हट गया तो बचा fz को डिफरेंशिएट करना है 2 बार, और उसमें z की जगह फिर a लिख देना है, तो यही मैंने किया, fz को डिफरेंशिएट किया 2 बार और उसमें z की जगह पर π/6 लिखूंगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले 2 से, तो दिस इज πi, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो साइन स्क्वायर z को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो d/dz 2 साइन z cos z आ जाएगा एट z इज इक्वल टू π/6, ठीक है। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे पाई आई, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 साइन z cos z को मतलब साइन 2z हो जाएगा, एक तरह से d/dz साइन 2z एट π/6, है ना, z इज इक्वल टू π/6। तो साइन 2z को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज π/πi, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज साइन का डिफरेंशिएशन cos ही होता है, सो दिस इज cos 2z इंटू 2, ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है z इज इक्वल टू π/6 पे, एंड दिस इज इक्वल्स टू πi, ठीक है, 2 को बाहर लिख दो और z की जगह पर π/6 लिख दो, तो ये हो जाएगा cos z की जगह पर π/6, 2 से π/6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, दिस इज cos π/3। तो cos π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, है ना, हाँ ये 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है यही होती है ना, 1/2, 1/√2 और √3/2, और cos
30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आ जाएगा 2πi इंटू 1/2। भैया ये चेक कर लेना यार, कभी कभी तो क्या है ना, दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि मैं सब दिमाग से मेरे आउट होने लगता है ना। कभी कभी इतना लो कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि सड़ी सड़ी चीज़ें आपके दिमाग से आउट होने लगती हैं। तो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, प्लीज चेक, है ना। और सही है तो इसको कैरी ऑन करना, नहीं हो तो सही वैल्यू लिख देना। तो दिस इज इक्वल्स टू πi, दिस इज योर आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो यहाँ पर बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पावर दी हुई है ना, उस पावर के अकॉर्डिंग आपको नीचे फैक्टोरियल लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। अगर 3 पावर है तो 2 बार फैक्टोरियल 2 और 2 बार डिफरेंशिएशन, राइट। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप पहले तो ये देख लेना है कि भैया जो c है वो क्या है, द c इज mod z इज इक्वल टू 3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर देखा जाए बच्चों, तो जो c है आपके सामने, दैट c, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका क्या होना है कि दैट्स द c। पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू आयोटा, जिसकी z माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पर ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा कहाँ पर होगा भाई, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा ये यहाँ पर होगा, क्योंकि रेडियस 3 है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो क्या होगा, इट्स 0 -3 आयोटा होगा बेसिक एक्चुअली, है ना। मैं 3 लिखता हूँ, बट इमेजिनरी पार्ट पे आयोटा आप लिखो चाहे ना लिखो, डजंट मैटर। 3 का -3 का मतलब है -3i, तो ये -3i है। आप -3i लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि हम ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात कर रहे हैं। तो भैया जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट तो अंदर है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन c e⁻²z अपॉन z प्लस आयोटा की पावर 4, ध्यान देना पावर 4 है, dz इज इक्वल टू, पावर 4 है तो मतलब इसका आंसर होगा 2πi, पावर 4 है तो एक कम यानी कि फैक्टोरियल 3, और 3 बार डिफरेंशिएशन d3 dz3, किसका डिफरेंशिएशन, इस फैक्टर को छोड़कर जो बचा e⁻²z का डिफरेंशिएशन, और वैल्यू फिर किस पॉइंट पर, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पॉइंट पर। सो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स अ πi/3। इस e⁻²z को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 2 2 3 बार आएगा, तो 8 e⁻²z, और z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा पर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 πi/3 और e⁻² -2 आयोटा, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो, और एक्सपोनेंशियल -2i का मतलब है cos -2, यही होगा ना मतलब इसका, cos -2x cos आयोटा x, cos आयोटा x की वैल्यू होती है cos x, हाँ, तो -2 एंड प्लस आयोटा साइन -2, ये वैल्यू होती है। लेकिन आप यही लिखिएगा, बेटर रहेगा, फालतू में इसके अंदर मत जाओ, है ना। तो ये सेकंड वाले की वैल्यू हो जाएगी, और थर्ड वाले, ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और थर्ड वाले में भी आप लोग यही करोगे, z² इज प्लस π² का होल स्क्वायर है, तो भाई z² जो है बच्चों, राइट, यहां पर z² एंड प्लस π², तो ये जब टूटेगा तो z प्लस आयोटा पाई और z माइनस आयोटा पाई, क्योंकि जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो z² माइनस आयोटा स्क्वायर π² होगा, i² की वैल्यू -1 हो जाएगी तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह से टूट जाएगा, और फिर आप इसकी मदद से इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में तोड़ लीजिएगा, तो वो बेटर होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में ही नीचे होल स्क्वायर आएगा,
मतलब दो इंटीग्रल जब टूटेंगे तो दोनों में ही फिर जो जनरल फॉर्मूला है कॉचीज इंटीग्रल का वो वाला काम करेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक एक बार ऊपर वाला जो पार्ट है वो डिफरेंशिएट होगा। तो इसमें फिर अपना दिमाग लगाइएगा। और z इज इक्वल टू पाई है, पाई आई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और जो सर्कल है तुम्हारा वो है z इज इक्वल मॉड z इज इक्वल टू 4। तो मतलब कि दोनों ही केसेस में जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो दोनों ही पॉइंट C के अंदर आने वाले हैं, मतलब दोनों पे ही काम होगा और आंसर आएगा। तो वो निकालिएगा, वो आपका काम है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला है जस्ट डिस्कशन करने के लिए। पूरा का पूरा तो मैं नहीं निकालूंगा बिकॉज ए बी सी, अच्छा ए बी और मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है ये अपने आप में। कैसे? इफ एफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल सी 4z स्क्वायर प्लस z अपॉन z प्लस 5 अपॉन z माइनस ए वेयर सी इज द इलिप्स, ये एक इलिप्स है, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर देखा जाए तो ये ऐसा बनेगा, z इज इक्वल टू 2, मतलब ये एलिप्स है ना, तो मेजर एक्सिस जो है इसकी y एक्सिस पे होगी, मतलब ये ऐसे बनेगा, ऐसा एलिप्स है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 2,0, ये होगा -2,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,3i और ये वाला होगा 0 -3i, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दैट्स वाई। अब भैया देखो, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें वो कह रहा है कि एफ ए बराबर इतना है, मतलब इस ए का रिलेशन किससे है, इस z माइनस ए से है, यहाँ के ए से है। यानी कि अगर आपको f, उसने तो 4 वैल्यू निकालने को बोल दिया, मतलब अगर f 3.5 आपको निकालना है तो इसके लिए आपको एक इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्या? 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 अपॉन z माइनस 3.5, ये dz, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको f आयोटा की वैल्यू निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन अलोंग c 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 अपॉन z माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब आप एक ही जगह पर वैल्यू रखते जा रहे हो। फिर है आपके पास में क्या, f डबल डैश माइनस 1। तो भैया f डबल डैश माइनस 1 निकालोगे कैसे, पहला प्रश्न तो यही है। तो अब आपके पास में एफ ए बराबर इतना है, राइट, क्या है, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, चाहो तो समझ भी लो कि कैसे कैलकुलेट होगा, है ना, बता देता हूँ। जैसे पहले वाले में, इस वाले में जो फंक्शन है वो किस पर एनालिटिक नहीं है, ये वाला जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, तो कहना सर z इज इक्वल टू 3.5 पे एनालिटिक नहीं है। और z इज इक्वल टू 3.5 पॉइंट है कहाँ पर, रियल एक्सिस पर है, क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं है, रियल पॉइंट है। 3.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये 2 है, 3 यहाँ पर होगा, 3 पॉइंट यहाँ पर, दैट इज z इज इक्वल टू 3.5 प्लस में। तो ये तो भैया इलिप्स के बाहर है, मतलब सी के बाहर है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो हो जाएगी 0, बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले में जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, किस पर, z इज इक्वल टू आयोटा पर। और z इज इक्वल टू आयोटा कहां पर है, कहना सर z इज इक्वल टू आयोटा तो ये है, और ये तो अंदर है भैया। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालिए z इज इक्वल टू आयोटा पर और मल्टीप्लाई करिए 2 पाई आई का, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाले के केस में, ठीक है। देखो इन सब की वैल्यू को निकालने का मतलब है बच्चों पूरा इंटीग्रल कैलकुलेट करना, और ये अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन है, राइट। तो आपको इसको अपने शब्दों में जमा जुमू के लिखना पड़ेगा, मैं आपको केवल बता रहा हूं, ठीक है। बाकी भाषा जो है क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो आप, अब जैसे अपन कोई रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि भाई f 3.5 का मतलब है ये, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस इंटीग्रल, है ना। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट 3.5 and 3.5
is not inside the ellipse, this is outside the ellipse, that's why by Cauchy's theorem the integral value is 0, that's all. दूसरे वाले में अंदर है इसलिए इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब तीसरे और चौथे वाले में खेल है क्या, आपको एफ डबल डैश दोनों में दिया हुआ है, तो पहले आपको ये जो आपको एफ ए बराबर दिया है ना, इंटीग्रेशन अलोंग सी 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 अपॉन में z माइनस ए डी जेड, पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो एफ डबल डैश ए के रिस्पेक्ट में, तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, आपको वैल्यू मिलेगी 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 अपॉन में z माइनस ए का होल स्क्वायर। एक बार करोगे तो होल स्क्वायर आएगा, फिर दूसरी बार करोगे तो होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो पहली बार में 1 ऊपर आएगा, दूसरी बार में 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास में ये बाहर ऐसे 2 आ जाएगा। तो आपके पास एफ डबल डैश ए की जो वैल्यू है वो है 2 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 अपॉन z माइनस ए का होल क्यूब और ये dz। अब भैया अगर आपको, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको एफ डबल डैश अगर आपको एफ डबल डैश माइनस 1 की वैल्यू निकालना है, तो यहां से वैल्यू निकलेगी उसकी क्या, एफ डबल डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन अलोंग सी 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 अपॉन में z ए की जगह माइनस 1 लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये होल स्क्वायर, ये होगा तो z प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 और ये dz हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि बच्चों एफ डबल डैश माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास में ये वाली स्थिति बनेगी कुल मिलाकर। अब देखो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक इंटीग्रल बन गया है। अब आप यहाँ पे बस ये चेक करो कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो फंक्शन है, ये जो यहाँ पर इंटीग्रल और dz के बीच में लिखा हुआ है, ये फंक्शन जो है ये नॉट एनालिटिक है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस 1 पे ये फंक्शन नॉट एनालिटिक है। आई रिपीट, माइनस 1 पे नॉट एनालिटिक है। और ये z इज इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट जो है ये जिस फैक्टर के कारण बन रहा है उस फैक्टर की पावर है 3। तो इट मींस दैट कि जब आप कॉशीज इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, लेकिन पहले ये भी तो देखो कि z इज इक्वल टू माइनस 1 आपका जो इलिप्स है उसके अंदर है भी कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखने के लिए जाएंगे तो ये आपका इलिप्स है और x एक्सिस पे जो रेडियस है, रियल एक्सिस पे जो रेडियस है वो -2 से +2 है, 2 है। इट मींस दैट कि ये z इज इक्वल टू -1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना, z इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये फंक्शन सर्कल इलिप्स सी के अंदर है। तो यहाँ पे कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी, कितनी आएगी बच्चों, 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 पाई आई भी एज इट इज रहेगा, इनटू में अब ये जरा देखो कि z प्लस 1 की पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 2 बार आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा z के रिस्पेक्ट में, वो भी किसका, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 और आपको फिर आंसर डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो वैल्यू है ये निकालनी है -1। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा और ये आपके पास में आएगा 4 पाई आई मल्टीप्लाई बाय, लुक एट दिस, मल्टीप्लाई बाय, आप जब यहां पर कितने डिफरेंशिएट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, राइट, यहां पर 8 हो जाएगा और 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 8 हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास में ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8z पहले, फिर दूसरी बार करोगे तो केवल 8 रह जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और आपके पास में जो आंसर है वो आएगा 32 पाई आई। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और आपने पूरा सही किया है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग अपने लेवल पे उसे सही करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी उस गलती को सही कर लें, ठीक। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब जो एक लास्ट वैल्यू आपको निकालनी है तो वो क्या है, एफ डबल डैश माइनस आई। तो एफ डबल डैश माइनस आई निकालने के लिए आप इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे z की जगह पर लिख देंगे कितना, केवल आयोटा लिख दीजिएगा।
तो z माइनस आई डिनोमिनेटर में बन जाएगा, उसकी पावर 3 रहेगी। चेक कर लीजिएगा कि z इज इक्वल टू आई जो है वो इस इलिप्स के अंदर है कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है z इज इक्वल टू आई, ठीक है ना, ये z इज इक्वल टू आई इमेजिनरी एक्सिस पे। इमेजिनरी एक्सिस पे हम लोग 3 तक जाते हैं, ये तो z इज इक्वल टू आई है, तो ये भी अंदर है इलिप्स के, यानी सी के अंदर है। तो यहां पर भी कुछ रिजल्ट आएगा और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये काम आपको करना है। अब सारी चीजें मैं आपके लिए नहीं करूंगा, ये छोड़ दिया आपके लिए। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है बच्चों या फिर क्लास नोट्स हैं वो हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहां से देख लेंगे और अपने आंसर्स को भी टैली कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है काफी लंबा है, हो सका तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगा, या हो सकता है आप दूसरे पार्ट देख रहे हो तो आप लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। खुद से प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ समझिएगा और पूरा क्वेश्चन जो है वो बिना देखे अपनी कॉपी में करिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस पूरी बिना देखे करनी है, ये नहीं है कि 2 लाइन बाद अटक गए फिर देख लिया, फिर 1 लाइन बाद अटक गए फिर देख लिया, फिर 3 लाइन बाद अटक गए फिर देख लिया। लैंग्वेज क्या लिखनी है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मैथमेटिक्स में चीज़ों को समझा जाता है और प्रोसेस को समझा जाता है और फिर उसे अप्लाई किया जाता है, कंसेप्ट को समझा जाता है। ये वैसे हर जगह लागू होता है, जहां जहां लागू करके पढ़ाई करोगे वहां वहां कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, एग्जाम हमेशा अच्छे जाएंगे। ठीक, चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जल्द ही एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो यहां पर हम लोगों ने कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले के दोनों ही रूप देखे, जिसमें हम लोगों ने डिनोमिनेटर में जो पावर्स होती थी उस केस में क्या कहते हैं कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला कैसे काम करेगा, कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और फैक्टोरियल में क्या वैल्यू आएगी ये भी देख रहा, और नॉर्मली जो क्वेश्चन थे उनको भी देखा। यहां पर एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको जिस सर्कल या जिस कर्व, इस क्लोज्ड कर्व के बारे में हिंट किया गया है क्वेश्चन में, उसको आपको ग्राफ पर या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लोकेट करते आना चाहिए, और तभी आप जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट सी चेक कर पाओगे कि वो उसके अंदर है कि बाहर है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए और कुछ अच्छा अच्छा करते रहिए। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, क्योंकि आपका ये जो जीवन है ये उन्हीं के कारण है, तो हमेशा कृतज्ञ रहिएगा, यही एक भारतीय की पहचान भी है ना। और राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा करते रहिए, क्योंकि जितना अच्छाई बढ़ेगी उतना ही समाज में सुख संपन्नता आएगी, खुशियां आएगी, ठीक है, और समाज सुरक्षित होगा हर व्यक्ति के लिए। ठीक, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है विद्यार्थियों, कम से कम एक भारतीय के लिए तो नहीं होता है, बाकी किसी के लिए होता हो तो आई डोंट नो, लेकिन एक भारतीय के लिए राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारे पूर्वजों से भी हमने यही सीखा है कि राष्ट्र के लिए जियो, और ध्यान देना कि राष्ट्र में केवल लोग नहीं होते हैं, राष्ट्र का मतलब होता है वो भूमि, उस भूमि पर रहने वाले हर जीव जंतु, उस भूमि पर जो पहाड़ हैं वो, उस भूमि पर जो वृक्ष हैं वो, हर एक जीव जो उस भूमि पर है वो सभी भारत है। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए।